नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उम्मीदों का बजट, जी हां, साल 2023 का बजट पेश होने में अब बहुत कम समय बचा है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। इस बीच बजट पर सभी की नजरें हैं और बजट से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा है कि कुछ तो राहत मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, महंगे लोन से राहत मिलेगी। तो वहीं देश का युवा भी उम्मीद लगाकर बैठा है कि भविष्य के रास्ते खुलेंगे। वहीं घर संभालने वाली गृहिणियां भी उम्मीद में हैं कि उनके चेहरे पर बजट 2023 खुशी लेकर आएगा। ऐसे में बजट से आस बढ़ती जा रही है। इस बजट से किसको क्या मिल सकता है, बजट से पहले बारीकियों पर होगी चर्चा और जनता से सीधे जानेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बजट में किसको क्या मिलेगा, किसकी लगेगी लॉटरी, कौन होगा खुश, क्या आम जनता को मिलेगी राहत, बजट से बढ़ती उम्मीदें क्या होंगी पूरी। आम बजट 2023 पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच हर वर्ग की नजर इस बजट पर है। बजट से हर किसी को उम्मीद है कि उनके लिए कुछ खास होगा। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार आम बजट में सभी को खुश किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आने वाले बजट को आशा की किरण बताया है। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश किया है, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इस बीच सरकार बजट को लेकर अच्छे संकेत दे रही है, तो वहीं आम जनता की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास, जो महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। वहीं टैक्स के बोझ के तले दबे वेतन भोगी वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत देकर उनके दर्द को थोड़ा कम करेंगी। इसके साथ बजट से कई और उम्मीदें लगाई जा रही हैं। महंगाई से राहत की उम्मीद, नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट की उम्मीद, गृहिणियों को किचन के बजट कम होने की उम्मीद, महंगे लोन से राहत की उम्मीद, किसानों को फसल की बेहतर कीमत की उम्मीद, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद, युवाओं को रोजगार की उम्मीद, एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद, रेल किराया सस्ते होने की उम्मीद। इस बार बजट में नौकरी पेशा वाले वर्ग से लेकर व्यापारियों और महिलाओं को काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। हर वर्ग अलग अलग उम्मीद जता रहा है। महिलाएं उम्मीद लगा रही हैं कि बजट से उनके किचन का खर्च कम होगा। दूध के भाव तो इतने बढ़ गए हैं, चाय पत्ती के भाव इतने बढ़े हैं, गैस की टंकी का जो 600-700 में थी वो 1000 के ऊपर आ रही है। तो अब कुछ तो रियायत मिलना चाहिए मिडिल क्लास वालों को। हम गृहिणियों के लिए सबसे पहले ना किचन से ही शुरुआत कर दे सरकार, कि हर चीजें हैं जो इतनी महंगी हो गई थी और इन 2-3 साल में तो मतलब बहुत ज्यादा, और हर एक को पता है कि कोरोना में कितनी प्रॉब्लम हुई है, कि नौकरी भी नहीं थी, ये भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी तो रियायत होनी चाहिए ना। तो हमारी गैस की टंकी पहले 500, 600, 700, 800, अब वो 1100 तक पहुंच चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 साल में वो पूरा डबल हो चुका है। जो टंकी हम 2 महीने यूज करेंगे, अब हम 1 महीने ही यूज कर रहे हैं। नहीं चाहिए रियायत बजट में, क्योंकि बजट बहुत बहुत हाई जा रहा है। जैसे मेरा सैलून है, ठीक है, हम लोगों ने जब डाला था सैलून, सेम टाइम पे कोरोना आ गया, तो 2 साल हम लोगों ने रेंट पे तो किया है, इनकम कुछ हुई नहीं। उसके बाद अभी कॉस्मेटिक डबल हो रहा है। वहीं युवा और आमजन को बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये भी जान लेते हैं। जॉब सेक्टर में बूम होना चाहिए। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छे से प्रोवाइड करे, उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। कि मोदी जी इस बार
जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए राहत देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, मेडिक्लेम की जो लिमिट है अभी उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबके रेट बढ़ गए अभी। सबसे अभी हमारे खर्चे हैं पूरी फैमिली के, जो खर्चे अभी आ रहे हैं, सैलरी इतनी बढ़ नहीं रही है, तो चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। सबसे महत्वपूर्ण किसानों को डीजल कम होना चाहिए, उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर अलाउ करना चाहिए, किसानों को कम कीमत में खाद देना चाहिए। जीएसटी के जो है परसेंटेज में उसमें रियायत करनी चाहिए, जिससे व्यापारी भी जो है अच्छे से व्यापार कर सके। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है। 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार का फोकस हर वर्ग पर है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करेगी। हालांकि ये तो बजट पेश होने के बाद ही साफ होगा कि सरकार किसको क्या तोहफा देती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था कि आम लोगों को क्या उम्मीद है, इसलिए ये शो भी आम लोगों का है और आम लोगों के पास सबसे पहले हम चलेंगे। मिथिलेश गुप्ता इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मिनी मुंबई, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, यहां पर आप किस वर्ग के साथ इस वक्त मौजूद हैं और बजट से क्या उम्मीदें लेकर लोग बैठे हैं? ठीक, मिथिलेश से दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में चैतन्य जी आपका ले लेता हूं। जिस तरह का आज आर्थिक सर्वे आया, पिछले 3 साल के मुकाबले हमारी ग्रोथ रेट कम दिखाई गई है, उसमें आपको लगता है कि बहुत एक पिटारा सा खुलने वाला है इस बजट से आम लोगों के लिए, क्योंकि ये चुनावी बजट भी इसको कहा जा रहा है? इसमें आर्थिक ग्रोथ बताई गई है 6 पॉइंट कुछ के आसपास, लेकिन इन्फ्लेशन तो देखिए आप वो 7 पॉइंट से ऊपर है। मुझे लगता है कि आर्थिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में दोनों में काफी अंतर है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है समाज के हर वर्ग को बजट से उम्मीद, और सबसे बड़ा जो एक तबका होता है वो होता है वेतनभोगी, सरकारी नौकरी वाला हो या प्राइवेट नौकरी वाला। जिस तरह से इनकम टैक्स में छूट नहीं बढ़ी है पिछले कई वर्षों से और वेतनों में बढ़ोतरी हुई है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कम से कम 1 या 1.5 वेतन इनकम टैक्स के रूप में दे देता है सरकार। इसके अलावा और तरह तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी उसको भरना पड़ता है। तो जो मध्यम वर्ग के, अभी जरूर मोदी जी ने कहा है कि हमको मध्यम वर्ग से भी संवाद करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार मध्यम वर्ग के लिए भी कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार लोगों को दिया जाएगा जो वेतनभोगी हैं। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन्स के भी मुद्दे हैं। बहुत से समाज का हर वर्ग चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से महंगाई का जो दानव है वो लोगों को परेशान कर रहा है, उससे निजात पाने की कोशिश बजट के माध्यम से की जा सकती है। रोजगार है, बेरोजगारी का मामला है, और इंडस्ट्रीज जो बैठती जा रही हैं, छोटे छोटे उद्योग नहीं बढ़ पा रहे, इन तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो लोगों की परेशानियां हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि साल में एक बार बजट आता है और उस बजट से बहुत सी उम्मीदें लोगों को होती है, लेकिन जब बजट सामने आता है तो बहुत लोगों को निराशा भी होती है कि हमने जो आशाएं रखी थी वो हमारी आशाएं पूरी नहीं। ठीक है, सरकार की अपनी एक मजबूरी होती है, उसके लिए एक सीमा है कि वो किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाए या किस तरह से बजट का एलोकेशन करे अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम जनता की उम्मीद होती है सरकार से, और एक लोकप्रिय सरकार है, काफी वेटेज भी दिया है मतदाताओं ने और पिछले 8 वर्षों से सरकार है, तो उस सरकार से भी ये उम्मीद होती है कि अब चूंकि ये तो चुनावी बजट कहा जाएगा, तो मुझे लगता है कि सरकार भी ये चाहेगी कि हम हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करें। अब उसमें देखिए क्या होता है, ये तो कल ही मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। आशीष जी, हर वर्ग को कुछ मिलने वाला है या नहीं? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का जो मूल भाव है वो प्रत्येक वर्ग की ओर है कि हमारा प्रत्येक वर्ग जो भी इस देश में है उस वर्ग को राहत मिलनी चाहिए, और यह जो बजट है ये आशाओं से भरा हुआ है। और इस बजट में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ग के लिए
एक बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी और वह उम्मीद से पूर्णता की ओर होगी, क्योंकि इस बजट में हम गरीबों की चिंता करने वाले भी हैं, हम किसानों की चिंता करने वाले भी हैं, हम युवाओं की चिंता करने वाले भी हैं और हम किचन की भी चिंता करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर कल हमें जब बजट मिलेगा तो इससे देश के लोगों को प्रसन्नता होगी। चलिए, इंतजार है। और हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, किस वर्ग के साथ आप मौजूद हैं, क्या उम्मीद इस बजट से कर रहे हैं? देखिए, इंदौर की मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ इंडस्ट्रीज के लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद डाभरिया जी हैं, उद्योगपति हैं। सर, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और जो कुछ पिछला बजट आपने देखा, क्या कुछ अलग रहने वाला है ये बजट? मुझे लगता है ये बजट इस बार भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होगा। जिस तरह की पिछली बार भी हम बहुत कयातें लगा रहे हैं, लेकिन आया वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग बजट, जिसमें हम केवल 1 साल 2 साल 3 साल का ही नहीं देख के काम कर रही सरकार, उसमें एक लंबा प्लानिंग करके फिर उसके ऊपर काम कर रही है। अब मेरा कहना है कि बजट कैसा हो, ये एक्सपेक्टेशन हम इंडस्ट्रियलिस्ट की ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटलाइजेशन, 2 चीज़ों पे बहुत प्रेशर देना चाहिए। देखिए, सरकार की जो आवक होती है वो जीएसटी से होती है और इनकम टैक्स से होती है। जीएसटी के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जीएसटी के टैक्स तय होते हैं, तो वो तो सरकार के हाथ में इमीडिएट है नहीं। अब बचा है टैक्स, इनकम टैक्स के थ्रू कलेक्शन, तो वो भी एक स्लैब को ऊपर नीचे किया जा सकता है, वो भी विद इन लिमिट ही होता है। लेकिन आप किस तरह पैसा खर्चा करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आगे हमारी मोदी जी की जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करना, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट को अपना खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, तो वो ये 2 चीज़ पे करना चाहिए। इससे काम फास्ट होगा, डिजिटलाइजेशन से देश के अंदर करप्शन कम होगा और लोग व्यवस्थित चलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब एरर जो ह्यूमन एरर होता है मोस्टली वो वाइप ऑफ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी 2 मांगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद सर, इससे पहले आप इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी रहे हैं। कल हमने पूरे एसोसिएशन से बात किया। सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की उन्होंने बात की, क्लस्टर्स की उन्होंने बात की, और खासतौर पे इस बार फोकस था केमिकल फैक्ट्रीज को लेकर, केमिकल इंडस्ट्रीज को लेकर। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्रीज है उसको रियायत दी जाए जो मेक इन इंडिया हो, यहीं के लोगों को रोजगार पैदा हो, यहीं बने, यहीं के लोग उसको परचेस करें, तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। तो ये तो मोदी जी की डे 1 की डिमांड है भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आत्मनिर्भर भारत पे हम जाएंगे, और आत्मनिर्भर भारत पे हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे कि वहाँ का जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है उसको मिनिमम करके एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज करें। तो रेशियो बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड गेट चेंज। तो आपको मालूम होगा इसी के तहत पिछली बार सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रहा था $450 बिलियन का। मिथिलेश और भी हैं आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी आप एक बार सवाल करें, उसके बाद हम मेहमानों के पास आगे बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट काउंसिल उसके अंदर पूरी लगी हुई है, किस तरह से लोगों को, अब तो गवर्नमेंट ने पेमेंट की भी एश्योरिटी दे दी है। पहले तो हम लोग सप्लाई कर देते थे और मालूम नहीं पड़ता था कि गलत पेमेंट चला गया, गलत जगह हाथों में माल चला गया और पेमेंट नहीं मिलेगा। अब तो गवर्नमेंट ने काउंसिलर के थ्रू आपके पेमेंट की एश्योरिटी भी तय कर दी है। तो एक्सपोर्ट के अंदर प्रमोशन गवर्नमेंट, मैंने आपसे कहा ना लॉन्ग टर्म, इसी को तो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग गवर्नमेंट का है, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्थायी रहता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग स्टेबल कभी भी नहीं होता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर चल रही है गवर्नमेंट, और उसी के चलते अभी जो 2 चीज चाहिए वो है डिजिटलाइजेशन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बिल्कुल, एआई और डिजिटलाइजेशन, इस पर खास जोर दिया जाए। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बहुत उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से या नहीं, या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं आपको? देखिए, इसको भले ही मोदी जी ये कह रहे हो कि ये सपनों का बजट है, तो मैं समझता हूं कि जो अभी तक जितने भी बजट आए हैं वो निराशाजनक माना जाएगा उनको, क्योंकि मोदी जी खुद इस आखिरी बजट से सपनों की उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी के जो बजट थे वो निराशा का संदेश लेकर आए थे, क्योंकि आप देखिए 2 करोड़ रोजगार की जो बातें थी उनके आंकड़े आपके सामने हैं। जितने भी बातें मोदी जी ने जो पुराने वादे किए, ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उसकी हकीकत हम सबके सामने है। मोदी जी ने कहा कि 2023 तक सभी के पास अपने घर का
मकान होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, वो सब वादे कहाँ गए? अभी तक नहीं पूरे हुए। अभी ये भी पहले बातें हुई थी कि सभी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी। तो जनता जो है बुलेट ट्रेन पर बैठकर स्मार्ट सिटियों को घूमना जाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि न तो उसके पास बुलेट ट्रेन है, 900 स्मार्ट सिटी कहीं नजर आ रहे हैं। दूसरा, अभी ये कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 6.8% तक रहने की उम्मीद है दर। तो पिछली बार जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था तो 8.5% की ग्रोथ रेट रहने की संभावना थी, जो कि 7 पर आकर टिक गई। तो मैं कहता हूं कि यदि 6.8% की ग्रोथ रेट की संभावना इस वर्ष जताई जा रही है, तो ये कहीं 5 पर ना आ जाए, 4 पर ना आ जाए। तो मोदी जी के केवल इवेंट मैनेजमेंट की जो बातें हैं, अगर वो धरातल पर उतरती तो हमारे युवा इस तरीके से बेरोजगार नहीं होते, जो मेक इन इंडिया का शेर है वो कुपोषण का शिकार न हुआ होता, और जितने भी आत्मनिर्भर भारत की बातें थी वो वास्तव में आत्मनिर्भर बन गया होता। चीन से अभी भी इंपोर्ट हमें इस तरीके से करना नहीं पड़ता। तो केवल बातें करना और जमीन ठीक, कई सवाल उठा दिए, इन सवालों का जवाब मैं आशीष जी से लूंगा, लेकिन विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, उम्मीदों का बजट और आम लोगों की क्या उम्मीद इस बजट से? देखिए, बिल्कुल लोकेंद्र, मैं बता दूं, हर व्यक्ति, हर वर्ग अपने अपने हिसाब से इस बजट से उम्मीद कर रहा है। दोपहर में जब हमारी किसानों से बात हुई थी तो किसान अपने हितों की बात कर रहे थे, उनके हितों में ये बजट होना चाहिए। बिजनेसमैन अपने हितों को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में घर का प्रबंधन कैसे हो, घर की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि घर का बजट एक ऐसा बजट होता है जब दिन भर कोई भी आदमी अगर काम करता है तो आखिरकार घर में लौटकर अपने बजट के बारे में सोचता है कि आज दिन भर क्या हुआ, कितनी बचत हुई, कितना घाटा हुआ। मैं सीधे से बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बजट से उम्मीद की जा रही, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंश्योरेंस हो, डीजल पेट्रोल तो आम बात है, देखिए सभी चाहते हैं कि वो भी उसके दाम कम होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या उम्मीद है, होना क्या चाहिए? सर बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, मेरे हिसाब से ऑलरेडी इंडिया एक, जो मुझे लगता है, एक पैंडेमिक से निकल चुका है जिसको कोविड का नाम दिया गया था। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा डेवलप्ड होना चाहिए जिसमें सारी कैटेगरी के लोग आए। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मिडिल क्लास से तो पूरा टैक्सेशन ले रही है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? लोअर क्लास पे, गरीबी रेखा पे जाके उसको इन्वेस्ट कर रही है। आयुष्मान कार्ड उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें 5 लाख तक के उनको एक सुविधाएं दी जाती है, पर मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है टैक्सेशन देने के बाद भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्थ इश्यूज को लेके कुछ एक इतनी अच्छी योजना लेनी चाहिए कि सब लोग उसमें कवर हो। सेकेंडली, जैसा हम कहते हैं गृहिणी है, तो हमारा तो देखा जाए तो सब होल एंड सोल हमारा किचन ही होता है, तो उसमें भी सारी चीजों के रेट इंक्रीज हो रहे हैं। यदि हम गेहूं के आटे से ले लें, ऑयल से ले लें, गैस से ले लें, सारी चीजें। लेकिन बेसिकली इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो इसका बेसिकली रीजन है पेट्रोलियम। एक ग्लोबल मार्केट में यदि हम बात करें तो क्रूड ऑयल का जब रेट बढ़ता है तो हमारे पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ते हैं, पर समवेयर जब वो डाउन होता है। बहुत अच्छी बात कही, मैं समझ गया। आप डीजल पेट्रोल, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि अपने यहाँ पेट्रोल महंगा है, यूपी में पेट्रोल सस्ता है, 8-10 रुपए सस्ता है, ऐसा क्यों? और जैसे अपने यहाँ पे 5G का जमाना आ गया है, तो 5G के इलेक्ट्रॉनिक सामान को थोड़ा सस्ता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ और मेरी जो अभी जो जब कोरोना काल आया है, जब से शिक्षा है वो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, तो गांव के जो बच्चे रहते हैं वो 5G का जमाना आ गया है, 3G 4G बिल्कुल नहीं चलता है, कनेक्ट ही नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान को सस्ता होना चाहिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट भी सस्ता होना चाहिए, ये भी इनका कहना है। आपके हिसाब से बजट से कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, मेरी उम्मीद है कि बजट एक ऐसा होना चाहिए कि हर घर का एक बजट किचन से लेकर किचन तक ही खत्म होता है, किचन से ही शुरू होता है। होना ये चाहिए कि बजट ऐसा होना चाहिए, एक मध्यम, मीडियम और निम्न वर्ग को कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल, मैं समझ गया। कोई अब एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि बजट ऐसा हो जो सबके हितों का हो। आपके हिसाब से कहीं कोई बदलाव होने की जरूरत है? हाँ, जैसे कि मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए वर्किंग प्लेस पे टैक्स जो है हम लोग रिटर्न भरते हैं, जिसकी छूट 2.5 लाख है, महिलाओं के लिए स्पेशल होना चाहिए। सभी के लिए कॉमन है भी तो 2.5 लाख, इस पर तो छूट होनी चाहिए महिलाओं के लिए विशेषकर। जैसे कि वर्किंग में भी हम लोग वर्क करते हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से बजट में ये होना चाहिए कि वर्किंग प्लेस पे कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं वो नहीं है, तो उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। और स्कूल की बच्चों की जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइवेट स्कूल हो
तो प्राइवेट स्कूल की नर्सरी क्लास का बच्चा ले लो या प्ले ग्रुप का भी बच्चा है तो उसकी फीस ही बहुत हाई है। ऐसे आम लोग मैं समझ गया। देखिए लोकेंद्र, ये सारी वो चीजें हैं जिससे हम और आप सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। स्कूल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, इंटरनेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसा कि उन्होंने बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि भाई अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए आप अलग अलग चीजें रख रहे हैं, क्यों उसको मिडिल वर्ग है उसको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बजट ऐसा ना हो कि रसोई में ही पूरा निपट जाए, इतना ज्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए। और जो महंगाई बढ़ रही है, जो तेल के दाम हो, आटे के दाम हो, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? चैतन्य जी, बड़ा दिलचस्प था यहाँ पर जब महिलाओं की जो पीड़ा थी वो दिख रही थी और एक महिला वित्त मंत्री से खासकर जो उम्मीदें लगाकर बैठती हैं कि भाई सारा हमारा रसोई में ही ना बिगड़ जाए, और भी खर्चे उनको भी करना है। और कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि तेल कंपनियों को अब दाम कम करने चाहिए। तेल कंपनियां तो जब करेंगी तब करेंगी, लेकिन अब सरकार को भी पिछले कुछ दिनों में फायदा हुआ है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अपना टैक्स थोड़ा सा कम कर दे इस पर? देखिए, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही भाई। देखिए, जब पहले जो दाम बढ़ते थे तो हमेशा ये तर्क दिया जाता था सरकार की तरफ से, तो हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर तय होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कि 40% जो क्रूड ऑयल है उसके दाम घट गए हैं, लेकिन 1 पैसे का उसमें कमी नहीं आई है उनके रेटों में। तो सरकार को, आप ठीक है, आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी से करोड़ों अरबों रुपया सरकार ने कमाया है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा तो आम जनता के जेब में भी जाना चाहिए ना। आप टैक्स पे टैक्स वसूल करते जा रहे हैं। जीएसटी आप देखिए कि इंश्योरेंस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, उसपे भी 17-18% जीएसटी लगता है। तो कम से कम इन चीजों पर, विशेषकर अब जैसे महिलाओं ने बताया कि साहब हमारा जो गैस सिलेंडर है वो पहले 500 रुपए में आता था, 1100 रुपए का आने लगा। तो ये 500-600 रुपए का अंतर है, वो गृहिणी कहाँ से व्यवस्था करेगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और जो जनरल डिडक्शन है, 2.5 लाख और 1.5 लाख, ऐसा करके 4 लाख में आपको वेतन में डिडक्शन छूट मिलती है। लेकिन ये इसमें ये होता है कि जो 1.5 लाख जो पैसा है जिसको बचाने के लिए आदमी इन्वेस्ट करता है, वो पैसा फंस जाता है। तो बेहतर ये होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसी लोगों की मांग है और सोच है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को खत्म करके आप सीधा 5 लाख तक की आयकर को छूट दे। वैसे तो आजकल 5 लाख की आय, मुझे लगता है कि सभी, एक साधारण चपरासी जो भी होता है उसकी भी 5 से 7 लाख की आय हो गई है। और जब आप 8 लाख को उसमें मानते हैं कि ये गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, उसमें जो छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है, तो फिर कम से कम इतनी तो आपको छूट देना चाहिए कि जो 7-8 लाख तक की जो इनकम करते हैं वेतनभोगी, उनको कम से कम इनकम टैक्स में छूट दी जाए। दूसरा, जो आयकर का स्लैब तो बहुत लंबे समय से बढ़ा ही नहीं है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो वेतनभोगी है। ठीक है, बिल्कुल, ये मांगे हैं और इन पर क्या सरकार गौर कर रही है या कल हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी? चर्चा जारी है, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।